नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। ये जो आपके वेदांत ने शुरू करी है, ये आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो क्लास है उसका अगला चरण है, जहां पर हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के जो साहित्यकार हैं। एक साहित्यकार नहीं, जो एक सीरीज है यूपी में साहित्यकारों की, चाहे प्रेमचंद्र हो, चाहे गोस्वामी हो जी हो, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, चाहे वो भूषण हो। तो बड़े बड़े महाकवि हुए हैं उत्तर प्रदेश की धरा पर। उन सभी उत्तर प्रदेश की धरा पर जन्मे कवियों के बारे में हमें हो सकता है कि 3 या 4 वीडियो जारी करने पड़े, तो हम स्पेशल तौर पर इनको अच्छे से पढ़ेंगे। केवल हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के हिसाब से ना पढ़ के इन साहित्यकारों को, हम हिंदी साहित्य में भी इतना जो भी सिलेबस इनसे आता है, जो भी साहित्यकार पढ़ेंगे आपको हिंदी में भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न ये बनते हैं कि साहित्यकार किस संप्रदाय से संबंधित है, साहित्यकार किस अलंकार का प्रयोग करता है, साहित्यकार किस काल का है, ये साहित्यकार की रचनाएं क्या हैं, इस साहित्यकार को आश्रय देने वाले राजा कौन है। तो ये सारे जीके, जीएस और इसमें हिंदी तीनों का एक मिश्रण है। यूपी स्पेशल भी है, जीके का भी प्रश्न है और हिंदी के भी प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि रचना पूछ लेता है तो आपको कवि बताने पड़ते हैं। कई बार चुनना होता है किस कवि की रचना नहीं है। तो चलते हैं, इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने पहले कवि के बारे में, जो हैं केशवदास जी। तो हमें चलना है और समझना है केशवदास जी के बारे में। केशवदास जी के बारे में अगर बात करें तो केशवदास जी का जो जन्म हुआ है वो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, और इनके जो बचपन का नाम था वो नाम था वेदांती, और ये मिश्रा परिवार के हैं तो वेदांती मिश्रा के नाम से पहचाने गए। जन्म अगर बात करें तो इनका बुंदेलखंड में 1555 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है वो 1617 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। अब बात करते हैं इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा और गोस्वामी तुलसीदास जी की जो भाषा है वो सेम भाषा है उनके द्वारा, और केशव जी के द्वारा ब्रज और अवधी भाषा में ही रचनाएं लिखी गई हैं। अब भक्ति धारा की बात करें तो ये सगुण उपासक हैं। ये राम और कृष्ण दोनों की स्तुति करते हुए वंदना गीत लिखे हैं, और दोनों का व्यापक उल्लेख किया है, अपनी शैली पर उनका वर्णन किया है। इनके अगर हम देखें संप्रदाय का, तो इनका जो संप्रदाय है वो निम्बार्क संप्रदाय से आते हैं, जो एक वैष्णव संप्रदाय है। तो ज्यादातर इनकी जो रचनाओं का जो केंद्र बिंदु होंगे वो भगवान राम होंगे, लेकिन दूसरे जो सेंटर पॉइंट रहेंगे वो कृष्ण भी रहेंगे। दोनों एक हैं, कृष्ण हो या राम हो। अब बड़े बड़े विद्वानों ने इनके बारे में कुछ टिप्पणियां करी हैं आधुनिक काल पर, इनके ऊपर इनके बारे में कुछ उपमाएं दी गई हैं। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कठिन काव्य का प्रेत की संज्ञा दी है। तो कठिन काव्य का प्रेत किस साहित्यकार को कहा जाता है, तो केशव दास महाराज ने कहा है। और किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अपने आप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के बड़े ख्याति प्राप्त साहित्यकार हैं, और इन्होंने ही केशव को कह दिया है हृदयहीन कवि कहा है। तो इसको बिल्कुल बच्चों याद रखना है कि हृदयहीन कवि किसे कहा जाता है? केशव दास जी कहते हैं। और ऐसा कहा किसने था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ला जी ने 2 चीजें कही इनके बारे में। दूसरा देखते हैं, विजय पाल जी जो हैं वो कहते हैं कोर्ट का कवि। कोर्ट कवि जैसे ना वकील है वो, तो एक तरफ से बात कर रहे होते हैं और एक राम जी का जो है वो पक्ष रख रहे होते हैं, दूसरे पक्ष पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए इनको कोर्ट का कवि कह दिया विजयपाल ने। केवल राम जी का ही पक्ष रखे हैं, सीता जी का उतना पुरजोर से पक्ष नहीं रखे हैं। संस्कृत का क्लासिकल कवि कहा है एक बड़े कवि जिनका नाम है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने इनको कहा है क्लासिकल कवि। तो हृदयहीन बहुत बार पूछा गया है, हृदयहीन कवि किसे कहा जाता है? केशवदास को। ऐसा किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हम चलते हैं आगे और देखें तो केशव दास की जो प्रमुख रचनाएं हैं उन रचनाओं के बारे में जानते हैं। तो वो कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो आपको रचनाएं जो हैं वो आपको विज्ञान गीता, वीर सिंह देव, विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित, इसके अलावा इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी एक बड़ी रचना है जिसका नाम है कविप्रिया। कविप्रिया आपसे पूछे किसकी रचना है?
और एक रचना है जहांगीर। जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका। कविप्रिया, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, ये जो रचनाएं हैं ये केशव महाराज की रचनाएं हैं। अब इनकी जो रचनाएं हैं उसमें से एक रचना है रसिक प्रिया। ये बहुत ही ख्याति प्राप्त इनकी रचना है रसिक प्रिया। इसकी जो रचना करी थी उन्होंने 1591 ईस्वी में रचना करी थी। 1555 में जन्मे और 1591 91 में इन्होंने रचना करी। तो इनकी हिंदी की प्रथम काव्य शास्त्रीय रचना है। इसमें अगर हम रसिक प्रिया में देखें तो इसके खंड है कुछ। इसमें खंड की जगह एक शब्द का प्रयोग किया गया है प्रकाश। प्रकाश को आप खंड या अध्याय कह सकते हैं। तो पूछेगा रसिक प्रिया में कितने खंड या प्रकाश हैं, तो 16 प्रकाशों में बांटा गया है, जिसमें 13 जो प्रकाश हैं उसमें रस का वर्णन किया गया। तो रसिक प्रिया में केशव दास जी ने, जैसे भरत मुनि ने रसों को उल्लेख किया है, वैसे जो 16 इसके खंड हैं उसमें से 13 में उन्होंने उल्लेख किया है केवल रस के बारे में उल्लेख किया है। और जो बचे हैं 3 प्रकाश उसमें से काव्य के गुण और दोषों का वर्णन किया है। तो काव्य शैली के जो दोष होते हैं उसके गुण होते हैं। तो ये रस पर आधारित या काव्य पर आधारित एक कृति है जिसका नाम है रसिक प्रिया। इसका जो उद्देश्य है वो राव इंद्रजीत और नर्तकी प्रवीण को शिक्षा देने हेतु रचित है। तो एक राजा है जिनका नाम है इंद्रजीत और उनके दरबार में एक नर्तकी है जिसका नाम है प्रवीण। राय प्रवीण उसे कहते थे, राय की उपाधि दी गई थी और उसको वो दीक्षा देते हुए, ज्ञान बताते हुए उसको कैसे कौन से नृत्य करना है उस शैली के लिए रसों का उल्लेख किया है केशवदास जी ने। केशवदास जी ने शब्द अलंकार के लिए सामान्य अलंकार तथा अर्थ अलंकार के लिए विशिष्ट अलंकार शब्द का प्रयोग किया है। जैसे आप अलंकार पढ़ते होंगे तो एक पढ़ते होंगे शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। इन्होंने शब्द अलंकार की जगह एक शब्द प्रयोग किया है सामान्य अलंकार, और अर्थालंकार की जगह अर्थालंकार न कहकर उन्होंने विशिष्ट अलंकार का है। तो अलंकार के 2 भेद जो बताए गए हैं, अलंकार के 2 भेदों में शब्द और अर्था न कहकर सामान्य और विशिष्ट अलंकार जैसी पदवी या विभाजन किसके द्वारा किया गया है, तो केशव चंद्र द्वारा किया गया है। केशव चंद्र की एक बड़ी ख्याति प्राप्त राम भक्ति शाखा की बड़ी ही ख्याति प्राप्त एक पुस्तक है, इसका नाम है रामचंद्रिका। ये रामचंद्रिका इनका एक महाकाव्य है, ये आपको पढ़ना चाहिए। तो रामचंद्रिका जो है उसके जो विषय हैं वो है भगवान राम का जीवन है, भगवान राम के जीवन पर आधारित है। और इन्होंने जो भी अपनी पुस्तक लिखी है उसमें, जैसे गोस्वामी जी ने लिखी है तो उसमें उन्होंने कांड कहा है। इन्होंने अपनी सारी काव्य रचनाओं में एक शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने अपने अध्यायों को अध्याय और कांड न कहते हुए वहां पर, जैसे आप महाभारत पढ़ेंगे तो वहां सर्ग कहा गया है, तो यहां पर प्रकाश नाम दिया गया है। तो आपसे पूछ सकता है हिंदी में कि जो रामचंद्रिका है उसमें कुल कितने सर्ग हैं या प्रकाश हैं, तो 39 हैं। जबकि रसिक प्रिया में आपने पढ़ा था कि 16 हैं, इसमें कितने हैं, 39 हैं। अब केशव जी जो है इनकी रचना जो कथा है केशव दास ने इस ग्रंथ में कहते हैं, ऐसी लोक अवधारणा है कि ये जो रचना है ये एक महाकाव्य है और केशव महाराज ने इसको एक रात में ही लिपिबद्ध कर दिया था। मतलब इतना सोचना फिर उसको लिखना एक बड़ा काम था। तो ऐसा वहां पर आसपास के रीजन में बुंदेलखंड में ये कहावत प्रसिद्ध है कि केशव दास महाराज ने राम जी के अनुकंपा होने पर, राम जी की इतनी अपार अनुकंपा थी कि उन्होंने राम जी के बारे में एक रात में ही इतना बड़ा महाकाव्य लिख दिया था। अगर बात करें तो इसमें 58 तरह के छंदों का प्रयोग किया है, 1-2 प्रकार के छंदों का प्रयोग नहीं किया है। 58 प्रकार के इस पुस्तक, इस महाकाव्य में एक रात में 58 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, जो मतलब दिखाता है कितना जटिल ये काव्य है और उसको एक रात में कैसे लिखा होगा। मंगलाचरण ग्रंथ, मंगलाचरण जो होता है वो शुरुआत होती है किसी भी पुस्तक की, तो मंगलाचरण सभी में होते हैं, कुछ कवियों ने मंगलाचरण का प्रयोग नहीं किया है। तो मंगलाचरण जो है, पहला जो दोहा अर्पित किया गया है, लगभग जितने भी लोग हैं वो पहला दोहा भगवान गणेश जी को अर्पित करते हैं, पर इसमें से रामचंद्रिका पर उन्होंने भगवान गणेश जी को पहला दोहा न अर्पित करते हुए माता सरस्वती वीणा पानी को अर्पित किया है। तो पूछेगा वह कौन सा ग्रंथ है, जैसे बिहारी दास जी हैं, उन्होंने अपना जो पहला मंगलाचरण अर्पित किया है वो राधा जी को अर्पित किया है,
ऐसे ही केशव महाराज ने पहला मंगलाचरण जो रामचंद्रिका है, राम जी पर आधारित है, उस पर मंगलाचरण जो दिया है वो सरस्वती माता को दिया है। अगला है प्रभाव। इसके आधार पर हुमसन कवि ने कृष्ण चंद्रिका की रचना की थी। अब ऐसा ही जब हुआ, जब इन्होंने राम जी के बारे में लिखा तो लोग इनसे प्रभावित हुए, और एक कवि हैं जिनका नाम है हुमसन, इन्होंने कृष्ण चंद्रिका नामक पुस्तक की रचना करी थी। अब देखते हैं रतन बावनी। ये भी पुस्तक बहुत पूछी गई केशव दास की। रतन बावनी किसकी रचना है? तो एक बुंदेलखंड के राजा थे वीर सिंह बुंदेल, और रतन सिंह की प्रशंसा पर लिखी गई है। ये बुंदेल शासक जो थे, बुंदेलखंड के बुंदेला शासक, उनके दरबार में रहते थे, और उनकी वीर सिंह और रतन सिंह की जो वीरता है उसका उल्लेख किया है। तो यह वीर रस का एक ग्रंथ है इनका। दूसरा है वीर सिंह देव चरित, जैसे हमने बताया था आपको। तो वीर सिंह देव जो हैं ये इन्हीं के दरबार में रहते थे। और इस काव्य खंड में कुल कितने प्रकाश हैं? 33 प्रकाश हैं। हमने कहा खंड और कांड की जगह इन्होंने जो उल्लेख किया है वो प्रकाश का उल्लेख किया है। जहांगीर जस चंद्रिका 612 में लिखी, और ये जो लिखी है वो मुगल राजा जहांगीर के बारे में लिखी है। तो जहांगीर की वीरता को उल्लेख करने वाला जो कवि था वो कौन था? वो कवि हैं जिनका नाम है केशवदास महाराज जी। केशवदास जी जो महाराज हैं वो रीत काल के एक बड़े ही प्रसिद्ध कवि हैं। अब हम चलते हैं अगले में। तो काव्य शिल्प और श्रृंगार का वर्णन अगर देखें तो उन्होंने छंदमाला जो इनका ग्रंथ है उसको दो भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। प्रथम भाग में 77 मात्रिक छंदों का उपयोग किया है, और द्वितीय भाग में 26 मात्रिक छंदों का उपयोग किया है। तो छंद के लिए इन्होंने प्रथम भाग जो है इसका दो खंड है। इसका अगर हम देखें छंदमाला के दो खंड हैं, एक में 77 मात्रिक छंद हैं और दूसरे में 26 मात्रिक छंद हैं। अगर देखें तो यहां नक्सिक का मतलब होता है कि जब कोई कवि जब किसी का वर्णन करने पर उतारू हो जाए और आधार वो किसी महिला को बना ले, तो वो जब आधार बनाकर किसी महिला के सौंदर्य का वर्णन करता है तो उसके नाखूनों के, पैरों के नाखून से लेकर सिख तक यानी चोटी तक, उसके बालों तक का वर्णन करता है। इस शैली का प्रादुर्भाव जो किया था वो केशव ने किया था। या रीत काल में जो है ना, महिलाओं को आधार मानकर काफी सारे काव्य लिखे गए हैं। ऐसा ही आधुनिक काल का एक छायावादी युग है जहां पर महिला को केंद्रित करके काव्य लिखा गया है। पर यहां पर जो उपमाएं हैं वो उपमाएं दी गई हैं, प्रकृति के साथ जोड़कर उपमाएं दी गई हैं। वहां पर कई सारे लोग आए जो इनको उपमाओं को अपने हिसाब से बदल दिया है। अब अगर देखें इसी पर लिखा हुआ है 12 मासा। 12 मासा का मतलब है 12 महीने। 12 महीने में जैसे किसी का पति बाहर रहता है तो वह उसकी जो नायिका है, उसकी पत्नी है, वो विरह में रहती है, तो उसी का वर्णन किया है। जैसे ही कार्तिक का महीना आता है तो इसका 12 मासा गाए जाते हैं। 12 मासा पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र पर बुंदेलखंड में बड़ा ही प्रसिद्ध है। तो 12 मासा की रचना जो इसी का भाग है, नक्सिक जो है, इसी में छंदमाला में उन्होंने वर्णन किया है। तो 12 मासा में नायिका जो है उसके वीर्य का उल्लेख किया गया है। तो जैसे ही शरद ऋतु शुरू होती है वैसे ही इसको गाया जाता है। आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन में विज्ञान गीता जो लिखी है, तो विज्ञान गीता जो है इसके भी रचनाकार जो हैं वो केशवदास जी हैं। केशवदास ने यह काव्य में वैचारिक गहराई को दिखाता है। केशवदास एक दरबारी कवि से कहीं अधिक स्थापित करती है। तो मतलब ये दरबार में तो रहते थे बुंदेलों के, लेकिन ये जो इनकी रचना है जिसका नाम है विज्ञान गीता, ये विज्ञान गीता एक ज्योतिषमाला से जुड़ी हुई एक पुस्तक है जिसमें दिखाती है कि वो दरबारी कवि ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा बढ़कर ये कवि हैं। तो केशवदास महाराज की जो दो पुस्तकें हैं उनको बहुत ध्यान रखना है। एक है रामचंद्रिका और दूसरी पुस्तक है रसिक प्रिया, और इनको आपको बहुत प्रमुखता से याद रखना है। अब देखें फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, हृदयहीन कवि किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसको बिल्कुल बच्चों याद रखना कि हृदयहीन कवि किसे कहा जाता है, केशवदास को कहा जाता है। मूल नाम क्या था, वेदांती मिश्रा था। रामचंद्रिका एक रात में लिखी इनकी किताब है।
केशव दास ने कौन सी रचना एक दिन में करी थी? और बच्चों आपको कमेंट करके बताना है इस रामचंद्रिका में उन्होंने कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। रसिक प्रिया हिंदी की प्रथम काव्य शास्त्रीय रचना है जिसमें 16 प्रकाश है। 13 में उन्होंने उल्लेख किया है रस का और 3 पर उन्होंने रस के काव्य के गुण और दोष का उल्लेख किया है। किसके दरबार में रहते थे? तो वीर सिंह बुंदेला के दरबार में रहते थे। उनकी प्रशंसा पर वीर सिंह देवचरित भी लिखा है इन्होंने। विज्ञान गीता है आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष को दिखाती है, ज्योतिष पक्ष को भी दिखाती है। भाषा जो उनकी है वो 2 भाषाओं पर बहुत ही निपुण है, एक है ब्रज और दूसरी है अवधी। आपको बताया था कि इनका संबंध जो है वो निम्बार्क संप्रदाय से है। निम्बार्क संप्रदाय जो है वो वैष्णव संप्रदाय है बच्चों। आप जानते हैं हिंदी का एक पुरोधा आधुनिक काल का जिसके नाम पर हिंदी साहित्य का एक कालखंड का नाम कर दिया गया, भारतेंदु युग कर दिया गया। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके नाम पर किसी युग का नाम पड़ा हो। ऐसे महान साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और ये उत्तर प्रदेश की धरती में जन्मे हैं। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो काशी एक विद्वानों की नगरी, भगवान शिव की धरा जहां पर शिव स्वयं विराजे। तो ऐसे काशी पावन नगरी में बहुत ही कम आयु में, अल्प आयु में यह विद्वान व्यक्ति 35 वर्ष की अवस्था पर भगवान को प्यारा हो गया ये व्यक्ति। नहीं तो अगर ये लंबी आयु के अगर होते तो पता नहीं कितनी भयंकर रचनाएं करके दिखाते। तो ये जो हैं भारतेंदु जी, इनका जन्म हुआ 1850 ईस्वी में हुआ, काशी में जन्मे और काशी में ही इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। 1885 में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। मूल जो इनका नाम है वो है हरिश्चंद्र और उपनाम है इनका, उर्दू में जो लिखते थे, उर्दू में अपना नाम हरिश्चंद्र ना लिखकर ये रसा लिखा करते थे। उर्दू में जो साहित्यिक रचना, इनका नाम रसा नहीं था, साहित्यिक रचनाओं में अपना भारतेंदु नाम न लिखकर ये रसा रखा करते थे। जैसे कि प्रेमचंद्र जो है वो नाम नहीं है बल्कि रचनाओं में नवाब राय, धनपत राय जो नाम है, ये जो नाम है ये काव्य रचना के दौरान लिखे गए थे। प्रेमचंद्र नहीं है, उनका नाम था धनपत राय। लेकिन जब वो उर्दू में लिखते थे तो नवाब राय अपना नाम रखते थे। फिर जब वो पकड़े गए कि भैया ये ही लड़का है जो पढ़ाता भी है और यही कविताएं लिखता है, कहानियां लिखता है, तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया, धनपत राय कर लिया। फिर जब वहां भी देखा अंग्रेजों ने दबाव डाला तो उन्होंने प्रेमचंद लिख लिया और फिर प्रेमचंद का जो नाम था वो पकड़ में नहीं आया। इनके पिताजी जो हैं वो गोपाल चंद्र हैं और मम्मी का नाम है मुन्नी देवी। इनके जो गुरु हैं वो भी बड़े प्रसिद्ध हिंदी के बड़े प्रमुख कवि हैं जिनका नाम है राजा शिव प्रसाद, जिन्हें सितारे हिंद कहा जाता है। तो राजा शिव प्रसाद या सितारे हिंद किसके गुरु थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। इन्होंने जो दीक्षा ली थी, ये जो सितारे हिंद है ये पुष्टि मार्ग के थे, इसलिए इन्होंने, इनकी जो दीक्षा हुई है वो पुष्टि मार्ग में। इनको 2 महिलाओं से प्रेम हुआ था, एक का नाम था माधवी और एक का नाम था मालविका। माधवी और मालविका जो थी इनकी प्रेमिकाएं थी जिन पर इन्होंने अपनी काव्य, इन्हीं से उन्होंने काव्य लेखन लिखने के लिए प्रेरित हुए। तो जब भी जो जितने भी कवि हैं या तो ठोकर खाए हैं, जैसे घनानंद है वो सुजान के चक्कर में पड़े रहे और लगा कि सुजान उनके पीछे आने वाली है, पर जब पीछे मुड़कर घनानंद देखे तो सुजान अपने दरबार में ही बैठी थी। तो इस वियोग के चक्कर में कई सारे लोग कवि हो गए। तो अब सितारे हिंद को अगर देखें तो यह इनको उपाधि दी गई थी 1878 में अंग्रेजों द्वारा, इनके गुरु राजा शिव प्रसाद को प्रदान की गई थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1878 में प्रदान की गई थी। अगर देखें इनके बारे में तो इनके साहित्य योगदान और सम्मान में तत्कालीन साहित्यकारों द्वारा दी गई थी। ये भारतेंदु जी के नाम पर एक पुरस्कार हिंदी साहित्य के संगठनों द्वारा दिया जाता है, काशी जनपद पर दिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था हिंदी गद्य साहित्य के जनक जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी साहित्य के नहीं, हिंदी गद्य साहित्य के जो जनक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ऐसा कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब साहित्यिक समुदायों का निर्माण अगर देखें तो इनकी जो कविता वर्धनी सभा है, पोंडिगा रीडिंग क्लब है, तदी समाज है, इनके द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये सब संस्थाएं बनाई गई हैं। कविता वर्धनी सभा,
पोंडिगा रीडिंग क्लब और तीसरा है तदी समाज। ये इनके द्वारा बनाए गए हैं। एक बनाया गया था, एक क्लब बनाया गया था जुड़ने के लिए, जहां पर लोग रचनाएं लिख सकते थे, कविताओं को पढ़ सकते थे। इनकी अगर हम देखें तो इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा का इन्होंने प्रकाशन जो किया था, ये इनका एक समाचार पत्रिका है कवि वचन सुधा, जिसको उन्होंने 1868 में इसका प्रकाशन शुरू किया था। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा इस कवि वचन सुधा को, 9th और हाई स्कूल इंटर तक ये किताब जो है पत्रिका बहुत बार पूछी जाती रही है। दूसरा है इनकी एक पत्रिका है जिसका नाम है हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र जो मैगजीन है इसका इन्होंने संपादन किया था 1873 में। बाद में इसका नाम हो गया हरिश्चंद्र चंद्रिका। वैसे ज्यादा जो फेमस रही है हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से ज्यादा फेमस रही है। अगला है बाला बोधनी। बाला बोधनी नहीं, बाल बोधनी है ना, बाल बोधनी। इसका प्रकाशन 1874 में किया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान उन्होंने अपनी ठोस पत्रकारिता भी करी है, लेकिन बहुत ही कम आयु में ये भगवान को प्यारे हो गए। इनके बारे में अगर देखें तो इनकी रचनाएं जो हैं वो कितनी हैं, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह और नागरी प्रचारणी सभा जो काशी में है, नागरी प्रचारणी सभा, इसका मत है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 175 रचनाएं लिखी थी। ये भी बहुत है, लेकिन राधा कृष्ण दास कहते हैं कि नहीं, 175 नहीं, 238 रचनाएं करी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और वर्तमान संगीत के अनुसार, ये एक संस्था है वर्तमान संगीत, उसके अनुसार माना जाता है कि लगभग 400 रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा करी गई हैं। लेकिन ये मान्यता प्राप्त एक वैधानिक एक संस्था है नागरी प्रचारणी सभा, इसके अनुसार रचनाओं की संख्या कितनी है, 175। इसको आप ज्यादा मानेंगे कि भारतेंदु के द्वारा लिखी गई रचनाएं कितनी हैं, 175। अगर हम बात करें इनके ऐतिहासिक नाटक भी हैं, जिसमें से नाटक की बात करें तो कुल नाटक हैं इनके 18 नाटक हैं। और इसमें से 18 में से इन्होंने 8 जो ऐसे नाटक हैं जिनको इन्होंने अनुवाद किए हैं। अनुदित मतलब अनुवाद करना अन्य भाषाओं से। और इनके स्वयं के जो नाटक हैं वो नाटक कितने हैं, वो मूल नाटक हैं 9 नाटक हैं इनके द्वारा, और एक है अंग्रेजी से रूपांतरित इनका एक नाटक है। तो 8 हैं संस्कृत भाषा से, एक अंग्रेजी से अनुवादित है, तो टोटल अनुवादित कितने हो जाएंगे 9, और इनके 9 मूल नाटक हैं। तो अनुवादित जो है वो विद्या सुंदरम, विद्या सुंदर है, रत्नावली है, पाखंड विडंबन है, धनंजय विजय है, इसके अलावा कर्पूर मंजरी है। कर्पूर मंजरी मूल रचना किसकी आपको बतानी है कमेंट करके। भारत जननी, मुद्रा राक्षस, और आपको ये 2 किताबें बतानी है कि मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है और कर्पूर मंजरी किसकी रचना है। दुर्लभ बंधु, ये जो नाटक है इनका इन्होंने हिंदी में, हिंदी गद्य में इसका रूपांतरण किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। और दूसरे हैं मौलिक नाटक। ये जो मौलिक नाटक है उस पर प्रेम जोगनी जो नाटक है इनका, ये जो प्रेम जोगनी है ये इन्होंने अपनी प्रेमिका माधवी पर लिखा है उन्होंने, प्रेम जोगनी। वैदेही हिंसा, हिंसा न भवती, ये भी इनकी रचना है। श्री चंद्रावली नाटिका, सत्य हरिश्चंद्र, ये हरिश्चंद्र इनकी परिभाषा दिया करते हैं कि राजा आपके हरिश्चंद्र है, तो उन्हीं पर इन्होंने लिखा है। विषय विस्मोधम नामक रचना इनकी है। भारत दुर्दशा, नील देवी, नील देवी जो है ये भी पुस्तक इनकी बहुत है, नाटक महत्वपूर्ण है। अंधेर नगरी, सती प्रताप, जो है इनके 9 नाटक ये हो गए जो मूल रचना है। और एक है, ये आप ध्यान देंगे कि पूछेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना ऐसी थी जो अधूरी थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना थी जो अधूरी थी, तो वो है सती प्रताप, एक अधूरी रचना है जिसको बाद में पूरा किसने किया है, तो इन्होंने पूरा किया है राधा कृष्ण दास। इन्होंने बताया कि भारतेंदु के ग्रंथों की संख्या 238 है, तो राधा कृष्ण दास ने इसे पूरा किया है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना ऐसी है जो अधूरी थी, वो है सती प्रताप। इसको पूरा किसने किया है, राधा कृष्ण दास द्वारा पूरा किया गया। इसके अलावा अगर देखें तो इनकी कुछ रचनाएं हैं जो काव्य रचनाएं हैं, जिसमें है प्रेम तरंग, प्रेम मालिका। ये जो प्रेम मालिका है तो ये भी प्रेम मालिका इनकी प्रेमिका पर लिखी गई एक रचना है। मालिका
और मालविका, दो इनकी प्रेमिकाएं थी। तो प्रेम में पता नहीं क्या क्या आदमी कर जाता है। तो ऐसी ही रचना भारतेंदु जी जो है वो भी अछूते नहीं रहे। प्रेम माधुरी, ये भी इनके प्रेम, इनके खुद अपने निजी प्रेम का वर्णन कर रहे होते हैं इन रचनाओं में। प्रेम पचासा, प्रेम पचासा में 50 दोहे लिखे हैं, मालविका के लिए लिखे हैं इन्होंने रचना में। विनय प्रेम पचासा, तो ये 50 काव्य श्रृंखला की चलाई थी, भारतेंदु युग में चलाई गई। वर्षा विनोद, वेणु गीत, विजय वल्लभी, विजय वल्लरी, प्रेम फुलवारी, उत्तरार्ध, भक्तमाल, ये प्रमुख रचना है प्रेम फुलवारी। विजयनी विजय, वैजंती, भारत भिक्षा, उर्दू का स्यापा, बंदर सभा, राग, छद्म लीला, तो ये सब रचनाएं किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। आप जान सकते हैं एक रचना नहीं, 35 साल की आयु में इतनी रचनाएं लिखकर चले गए भारतेंदु हरिश्चंद्र। दो बड़े साहित्यकार हुए, एक जयशंकर प्रसाद जिनको ईश्वर ने अल्पायु में बुला लिया, और दूसरे थे जिनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उपन्यास की अगर इनकी बात करें तो एक उपन्यास का नाम है लीलावती, रामलीला, सुलोचना। आप बताएं सुलोचना किसकी पत्नी का नाम है? हमीर हट, सावित्री चरित्र। ये जो है उपन्यास है भारतेंदु हरिश्चंद्र के। भारतेंदु जो है ना अमीर खुसरो की भांति मुखरी और पहेली भी लिखी है। मुखरी और पहेली के जो जनक हैं वो अमीर खुसरो हैं। मुखरी का मतलब होता है मुखरी, अपनी बात से मुकर जाना, मतलब कहते कहते अपनी बात से बदल जाना। ऐसा शुरू किसने किया था? ऐसा शुरू किया था एक व्यक्ति जिनका नाम क्या है? अमीर खुसरो नाम है। अमीर खुसरो कहते हैं खा गया पी गया, दे गया बुत्ता, का सखी, का सखी साजन, साजन नहीं कुत्ता। इस विधा में पारंगत अमीर खुसरो थे। वो बता रहे हैं कि दो सहेलियां हैं, दो सखियां हैं, आपस में बातें कर रही हैं, पर एक सखी अपने दूसरी सखी से अपने प्रेम का वार्तालाप जो चल रहा था उसको नहीं बताना चाहती है, पर बातों ही बातों में उसके मुख से कुछ बातें निकल जाती हैं। जब दूसरी सखी उन बातों को क्लियर करने लगती है कि क्या आप अपने आशिक की बात कर रहे हैं, तो वो सखी कह रही है खा गया पी गया दे गया बुत्ता, कि भैया सब कुछ जो लेना था वो लेके चला गया, अब पागल बना के फोन नंबर जो था वो डिलीट कर गया और ब्लॉक कर दिया है, अब दिखाई नहीं दे रहा है। तो लड़की पूछ रही कि क्या सखी आप किसकी बात कर रहे हैं? अपने प्रेमी की बात कर रहे हैं, साजन की बात कर रहे हैं? तो उसने कहा कि भैया हम साजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कुत्ते की बात कर रहे हैं कि भैया जो घर में राशन रखा हुआ था वो चाट के चला गया। तो सखी दूसरी वाली थी, वो भी समझदार है, वो तो बात समझ ही गई होगी। तो आगे चलते हैं, इसी शैली को क्या कहते हैं? मुखरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखें भारतेंदु जो है इनकी भूमिका क्या रही है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र केवल एक नाम नहीं बल्कि संपूर्ण युग है। हमने पहले ही बताया था कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके नाम पर किसी युग का नाम पड़ा हो, तो ऐसे ही भारतेंदु जी हैं। उनके योगदान को आधुनिक हिंदी साहित्य में निर्विवाद जो है वो जनक माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, और गद्य शैली, हिंदी साहित्य की जो गद्य शैली है उसके भी जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। गद्य के जनक कहो चाहे प्रवर्तक कहो, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। मौलिक नाटककार हैं, बाकी सब जितने हुए थे रूपांतरित थे, तो मौलिक नाटककार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और एक बड़े सजग पत्रकार हैं। कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है? हरिश्चंद्र मैगजीन किसकी है? समाज सुधारक एवं संगठनकर्ता के रूप में भी भारतेंदु जी को जाना जाता है। अब चलते हैं, कानपुर की धरती पर पैदा हुआ एक कवि जिसका नाम है भूषण। तो आते हैं हम लोग भूषण के बारे में। तो भूषण जी का जो जन्म हुआ है वो कानपुर में हुआ है, 1715 में हुआ है। इनका वास्तविक नाम है जो भगवान कृष्ण का नाम है, घनश्याम। तो घनश्याम किस कवि का नाम था? तो भूषण का नाम था। साहित्य की उपाधियां,
तो इनकी जो भूषण है वो साहित्यिक उपाधि है, क्योंकि ये तो जाने जाते थे किस नाम से, घनश्याम के नाम से। तो इनको साहित्य जगत के लोगों ने इनको भूषण कहा था। अब अगर बात करें तो चित्रकूट के शासक राजा रुद्रशाह सोलंकी द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी। तो भूषण इनको किसने कहा था? तो चित्रकूट के स्थानीय छोटे से शासक जिनका नाम क्या था, रुद्रशाह सोलंकी, उनके दरबार में रहते थे, तो इनको भूषण कहा था। अगली हम जानते हैं थोड़ी सी इनकी रचनाएं हैं। ये बुंदेलखंड, चित्रकूट जो है बुंदेलखंड रीजन का है। तो बुंदेलखंड रीजन में एक राजा है जिनका नाम है छत्रसाल। तो इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। भूषण ने शिवाजी की वीरता और शौर्य की प्रशंसा करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज नामक एक रचना करी है। इस रचना का जो मूल नाम है वो मूल नाम है शिवा बावनी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि शिवा बावनी किसकी रचना है? तो कानपुर के कवि जिनका नाम है भूषण। पर भूषण किसके दरबारी थे? तो वो चित्रकूट के राजा के दरबार में निवास किया करते थे। अगली इनकी एक रचना है जो उन्होंने लिखी है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक जो बुंदेलखंड के राजा हैं, आपने देखा होगा एक मूवी आई थी मस्तानी बाई। ये मस्तानी बाई के जो पिता हैं वो हैं छत्रसाल, बुंदेलखंड के एक महान राजा, और उनके बारे में, उनकी वीरता के बारे में लिखी गई है छत्रसाल दशक लिखी गई है। तो छत्रसाल दशक दोनों किताबें एक बार फिर से देख लो आप लोग। एक है शिवा बावनी जो शिवाजी के ऊपर लिखी गई है, ये भूषण की रचना है। छत्रसाल दशक भी किसकी रचना है? भूषण की रचना है। अगला है एक कवि का अद्वितीय सम्मान। महाराज छत्रसाल बुंदेला भूषण को इतना ज्यादा सम्मान करते थे कि एक बार उन्होंने स्वयं की पालकी जो थी उनकी, उस पर कंधा स्वयं दिया था, राजा ने दिया था। यह घटना कवि और उसके आश्रयदाताओं के बीच में गहरे सम्मान को दिखाती है। तो भूषण की पालकी को कंधा बुंदेला राजा किसने दिया था? तो स्वयं छत्रसाल ने दिया था। अब भूषण की साहित्यिक रचनाएं एक बार देख लेते हैं। तो शिवराज भूषण, शिवराज भूषण भी किसकी रचना है? ये भूषण, महाकवि भूषण की रचना है। शिवा बावनी आप बिल्कुल याद रखेंगे, इसको भूलना नहीं है। ये हिंदी में कई बार पूछी गई रचना कि शिवा बावनी किसकी रचना है, और छत्रसाल दशक, ये दो किताबें आपको कतई नहीं भूलनी। ये बहुत बार पूछी गई। आप जब भी सेट उठाएंगे कोई हिंदी का या यूपी ट्रिपल का, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। कोई भी हिंदी जिसमें शामिल है उन सभी परीक्षाओं में भूषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सौभाग्य है कि हम लोगों का कि ऐसे विद्वान व्यक्ति कानपुर में जन्मे। चंद्र हृदय प्रकाश, भूषण हजारा, दूषण उल्लास, भूषण उल्लास, अलंकार प्रकाश, ये सभी रचनाएं भूषण द्वारा लिखी गई हैं। ये आप जितनी भी रचनाएं बताई गई हैं, आपको कलेक्शन जो है आपको जल्दी कहीं मिलने वाला नहीं है, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। ये आपके लिए बड़ी ही मेहनत के साथ तैयार किया गया है। इसके अलावा अगर देखें कि शिवराज भूषण जो है इन्होंने 1673 में लिखी थी। यह जो रचना है वो अलंकार पर आधारित रचना है। इसमें अलंकारों का विस्तृत विवेचना की गई है, जो इसे हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो भूषण की कौन सी ऐसी रचना है इसमें अलंकार का उल्लेख किया है? तो वो है शिवराज भूषण। अगला है शिवा बावनी। हमने बताया था शिवाजी बावनी जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में। इनकी राजधानी का नाम क्या था? राजधानी का नाम क्या था? रायगढ़। रायगढ़। इनमें जो लिखी है शिवा बावनी, उनमें से 52 मरहरण कविता छंद भी उल्लेख किए हैं। इसमें महत्वपूर्ण पद एक है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वासी, नगन जड़ाती हो, नगन जड़ाती हो। ये कई बार अलंकार में पूछा गया है और आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है पंक्ति में। अगला है महाराजा छत्रसाल जो बुंदेलखंड के राजा थे। बुंदेलखंड के राजा के ऊपर डिपेंडेंट ये पुस्तक है छत्रसाल दशक। ये उनकी वीरता का उल्लेख करने वाली है। तो वीर रस युक्त भूषण की कौन सी काव्य रचना है? छत्रसाल दशक है। अन्य देख लेते हैं, जो फिर से एक बार, इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या नाम था? घनश्याम नाम था। इनको जो भूषण की उपाधि थी वो चित्रकूट के राजा रुद्रशाह द्वारा दी गई थी। इनका जो काल है 1617 से
1715 तक ये रहे। 1617 में पैदा हुए, 1715 में इनकी मृत्यु हो गई। लगभग 98 साल तक ये जीवित रहे। और इनके आश्रय जो दाता कवि हैं, पहले शुरुआत में शिवाजी महाराज के दरबार में रहे, फिर ये बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल के दरबार में चले गए। प्रमुख रचनाएं जो हैं वो है शिवराज भूषण। अभी बताया कि शिवराज जो भूषण है वो अलंकार का वर्णन करने वाली एक रचना है। शिवा बावनी जो है वो शिवाजी के ऊपर लिखी गई है। छत्रसाल दशक वीररस प्रधान रचना है और ये राजा छत्रसाल पर डिपेंडेंट है, जो बुंदेलखंड के राजा हैं। आज की कक्षा में हम लोगों के लिए इतना ही। आज हमने पढ़े 3 कवि, और 3 कवि में फिर से आपको काम देते हैं हम कि शिवा बावनी किसकी रचना है। इसके अलावा रसिक प्रिया में कितने प्रकाश हैं। और अगर आपको अगले देखना है वीडियो, उसमें हम जानेंगे गोस्वामी जी के बारे में, जानेंगे कबीर जी के बारे में, जानेंगे तो यूपी में जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं। तो इसी सीरीज में, इसी कड़ी में आपको जितने भी यूपी के बड़े बड़े साहित्यकार हैं उनको श्रृंखलाबद्ध मिलेगा। और ये आपको पूरे चैलेंज है, यूट्यूब में ऐसा डाटा आपको नहीं मिलने वाला है, कहीं नहीं मिलेगा। ये सब आपके लिए निःशुल्क है। तो आप जुड़े वेदांत परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम से, जिससे आपको ये पीडीएफ भी आप तक पहुंचाई जा सके। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी।